हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेवती के दो बेटे थे, बड़ा बेटा धीर और छोटा बेटा मिहिर। उन दोनों की पत्नी थी बड़ी बहू मिताली और छोटी बहू चिक्की। बड़ी बहू बहुत सुशील थी और घर की सब कामों में निपुण थी। वहीं दूसरी बहू घर के कामों में कम और सजने संवरने में ज्यादा कौशल थी, क्योंकि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स जो किया था। एक दिन सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हुए बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। तभी मिहिर बोलता है, ओके, तो मैं कार बुक कर लेता हूँ और एक रिजॉर्ट भी, वहाँ चले ना। हाँ मिहिर जी, आप बाकी चीजें देख लो। ये बोलकर सब अपना अपना काम करने लगते हैं और सास भजन सुनने लगती है। तो वहीं देवरानी जेठानी मिलकर घर के कामों को खत्म करके अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को शुरू करती है। तभी जेठानी बोलती है, चिक्की, तुम ये कैसे कपड़े देख रही हो? मैं तो कल ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, बहुत साड़ी वाड़ी पहन ली। अगर कल भी ऐसे कपड़े पहनूंगी तो एंजॉय कैसे करूंगी? आप भी पहनो ना। नहीं, मैं माँ जी के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी, तुम ही पहनो। माँ जी के सामने कल पहनेगी तो माँ जी इसे ही चमका देगी। ठीक है दीदी। ऐसे ही अगले दिन दोनों भाई सारा सामान लेकर जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी वो आवाज लगाते हैं, अरे चिक्की, भाभी, माँ, जल्दी आइए, टाइम हो रहा है जाने का। हाँ, जल्दी आओ ना। उनकी आवाज सुनकर तीनों बाहर आती हैं। तभी चिक्की अच्छे से रेडी होकर जीन्स टॉप पहनकर आई होती है और उसकी जेठानी सास वही पुरानी स्टाइल की साड़ी लपेटे हुए, जिन्हें देखकर चिक्की बोलती है, अरे दीदी, माँ जी, ये कैसे कपड़े पहन कर आई हैं आप? अरे हम घूमने जा रहे हैं, किसी शादी में नहीं जा रहे जो आप ऐसे रेडी होकर आई हैं। अरे हम रिलैक्स होने जा रहे हैं तो थोड़े हल्के कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए थे ना। अरे बहू, मैं सही हूँ, देख। अरे नहीं, आप दोनों ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मिहिर जी, भाई साहब, आप थोड़ी देर बैठिए, हम अभी रेडी होकर आते। अरे हम तैयार हैं, चलो, लेट हो रहा है। आप दोनों अंदर चलिए, मैं रेडी करती हूँ। चिक्की दोनों को अंदर ले जाती है और अपनी सास को सूट पहनाकर और अपनी जेठानी को जीन्स टॉप पहनाकर दोनों का मेकअप करके उन्हें तैयार करती है और उनके अच्छे से हेयर स्टाइल भी बनाती है। कुछ देर बाद दोनों तैयार हो जाती है और दोनों ही मिरर में देखकर बोलती है, अरे बहू, ये तूने मुझे क्या बना दिया? अरे माँ जी, ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। माँ जी देखिए ना, देवरानी जी ने क्या पहना दिया। अरे आप दोनों एकदम झकास लग रहे हो। अरे ऐसा मेकअप और हेयर स्टाइल किया है ना कि अगर कोई ब्यूटी पार्लर वाली होती तो 10,000 रुपए मांग लेती। चलिए माँ जी, लेट हो रहा है, सब वेट कर रहे होंगे। तीनों बाहर आती हैं और दोनों भाई सबको देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह मिताली, क्या गजब ढा रही हो। और माँ, आप तो बिल्कुल यंग रॉक स्टार लग रही हो मेरी तरह। हाँ भाई, सब अच्छे लग रहे हैं। किसने तैयार किया? चिक्की, तुमने किया ना? हाँ, इतना बोला तब जाकर आई हैं दोनों बाहर, वरना मेरी तो सुन ही नहीं रहे थे। हैं? मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? सब मेरी प्यारी बहू का कमाल है। चलो, बहुत बातें हो गयी। मिहिर इतना बोलता ही है कि सब बड़ी वाली कार में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सब एक रिजॉर्ट में जाते हैं, जहां सब अपने अपने रूम में जाकर सामान रख देते हैं। फिर लंच करने के बाद सब बैडमिंटन और छुपन छुपाई जैसे खेल खेलते हैं और इसी के साथ साथ अंताक्षरी का भी लुत्फ उठाते हैं। इस तरह 2 दिन खूब घूमने के बाद जब सब रिलैक्स करते हैं तो घूम फिर कर लौटने के लिए निकल जाते हैं। तभी सामने वाली पड़ोसन उसे अपने बेटे की शादी का न्योता देकर चली जाती है। रेवती अपनी बहुओं को आवाज लगाकर बोलती है, अरे बहू, सामने वाली लावण्या के बेटे की शादी है तो कल हमें शादी में जाना है। ठीक है माँ जी, तो कल सब जाएंगे ना? हाँ, सब जाएंगे। चिक्की बहू, उस दिन की तरह तू मुझे तैयार कर दियो। ठीक है माँ जी। लो, माँ जी तो अभी से इसके गुण गा रही हैं, मैं खुद ही हो जाऊंगी, मुझे भी रेडी होना आता है। अगले दिन शाम को चिक्की रेडी होकर रेवती का मेकअप कर रही होती है। तभी मिताली रेडी होकर आती है और कहती है, ओहो चिक्की, तुमने माँ जी को अभी तक तैयार नहीं किया और खुद पहले तैयार हो गई। पहले माँ जी को तैयार करती ना, टाइम देखना कितना हो गया है। अरे दीदी, माँ जी को 5 मिनट दो, वो रेडी हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, आप कैसे रेडी हुई हो? आपको पता है जितने भी हाई क्लास लोग होते हैं वो कितना लाइट मेकअप करते हैं।
और साड़ी का पल्ला भी आपने अच्छे से फिक्स नहीं किया। दीदी आप मुझे बोल देती, मैं कर देती ना रेडी आपको। शायद आप भूल गई कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। उसकी वजह से ही तो उछल रही है ये, इसलिए कमी लगेगी ही। भले ही इससे सुंदर क्यों ना लग रही हूँ, लेकिन चिक्की कमी ही क्या है, मैं तो अच्छे से रेडी हुई हूँ। अरे नहीं दीदी, आपके फेस पर फाउंडेशन अलग और कंसीलर अलग ही दिख रहा है। आप बैठिए, मैं आपको 10 मिनट में एकदम परफेक्ट मेकअप करके दे देती हूँ। और हाँ, आपका हेयर स्टाइल भी अच्छे से बना दूंगी। ओके, जल्दी रेडी कर दो, फिर हमें जाना भी है। ये बोलकर मिताली उसका मेकअप रिमूव करके दूसरा मेकअप करती है। फिर उसका हेयर स्टाइल बनाकर उसकी साड़ी को सेट कर देती है। कुछ देर बाद मिताली खुद को अलग ही पाती है और खुश होकर बोलती है, अरे वाह चिक्की, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है। मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ, पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच चिक्की। अरे कोई बात नहीं दीदी, चलिए अब हम सब निकलते हैं। चलो। सब एक साथ खड़े होते हैं कि धीर बोलता है, अरे हम सब तैयार हो गए हैं, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? इसमें तो एड्रेस ही नहीं है बैंक्वेट का माँ। अरे हाँ, शायद निकल गया होगा कार्ड में से। चिक्की बहू, जाकर तो पूछा उनसे कि बैंक्वेट किस तरफ है। ठीक है, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। चिक्की वहाँ चली जाती है तो वहीं पड़ोसन उसे एड्रेस बता देती है, जिसके बाद पड़ोसन को देखकर चिक्की बोलती है, आंटी जी आज आपके बेटे की शादी है और आप तैयार भी नहीं हुई, मैं आपको रेडी कर दूं? अरे बेटा, अगर तेरे पास टाइम है तो कर दे, सब चले गए मुझे छोड़कर। अरे कोई नहीं आंटी जी, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। चिक्की उसे रेडी करके जल्दी से अपने साथ ले आती है और फिर सब एक साथ मिलकर शादी में चले जाते हैं, जहाँ सब उस दुल्हन की माँ, उसकी सास, जेठानी और सबका मेकअप देखकर उसकी तारीफ करते हैं, जिससे चिक्की को बहुत वाहवाही मिलती है और इस बात से उसकी जेठानी को बड़ी जलन होती है। साथ में सब उसकी जब तारीफ करते हैं तो चिक्की भी अपनी सास और पति से बोलती है, माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि सबको मेरे हाथ का किया हुआ मेकअप पसंद भी आता है और मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, तो क्यों ना मैं अपना पार्लर खोल लूं। इससे मेरा टैलेंट भी काम आ जाएगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। फिर मैं जब फेमस हो जाऊंगी तो सब मुझे बोलेंगे कि रेवती की बहू तो सुंदर, सुशील होने के साथ साथ काम वाली भी है। बोलो माँ जी, खोल लूं पार्लर? ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, पर माँ जी घर के काम में मेरा हाथ कौन बटाएगा फिर? ओ दीदी कोई बात नहीं, सुबह का काम आप कर लिया करना, शाम का काम मैं आकर संभाल लूंगी। हाँ मिताली बहू, तू ऐसे तो कर सकती है ना? रेवती इतना बोलते ही अगले हफ्ते से अपनी बहू का पार्लर खुलवाती है, जहाँ सभी औरतें आकर उससे सर्विस लेती। कोई मेकअप करवाती तो कोई वैक्स या थ्रेडिंग बनवाती। इन सब से उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अपने घर के सभी सदस्यों के लिए कोई न कोई गिफ्ट लेती है। ये देखकर उसकी जेठानी की जलन और बढ़ने लगती है। इसीलिए एक दिन वो चुपचाप से उसके पार्लर में जाकर उसकी फेशियल किट्स में ब्लीच का एक्टिवेटर मिला देती है, जिससे उसका पार्लर बंद हो जाए। ऐसे ही एक दिन एक कस्टमर उसके पास आकर फेशियल करवाती है और जैसे ही वो उसके फेस पर फेशियल क्रीम लगाती है तो कुछ ही देर बाद में औरत के फेस पर जलन लगने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे राम, मर गई मैं। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरा सारा चेहरा जला दिया। अरे ऐसा क्या लगा दिया मेरे मुंह पे? हे भगवान, ये क्या हो गया? इनके फेस पर इतनी जलन क्यों हो रही है? देखिए आप पैनिक मत होइए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। चिक्की इतना बोलकर उसके फेस को ठंडे पानी से साफ करती है और नॉर्मल क्रीम लगा देती है, जिससे उसके चेहरे को ठंडक मिलती है, लेकिन चेहरा लाल हो जाता है। अपना चेहरा देखकर वो कस्टमर बोलती है, तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया। आज मुझे पार्टी में जाना था। अरे जब चलाना नहीं आता पार्लर तो चलाती क्यों? अभी मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करती हूँ। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए, वरना मेरा पार्लर बंद हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। ठीक है, नहीं बताऊंगी। बदले में तुम्हें मेरे पैरों पर पेडिक्योर करना पड़ेगा, वो भी फ्री में। मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगी, बस आप ये बात किसी से मत कहना। शाम को चिक्की अपने घर पर अपनी सास और जेठानी को सब बताती है। ये सब सुनकर जेठानी मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसे ही मिताली 3-4 बार और ये करती है, जिस वजह से उसके कस्टमर अब कम हो जाते हैं।
और इस बात से चिक्की बहुत परेशान होने लगती है और चिक्की अपने पार्लर में एक स्पाई कैमरा लगाती है। और उसके बाद जब मिताली दोबारा ये करती है तो फिर चिक्की कैमरे में वो सब रिकॉर्डिंग प्ले करके देख लेती है और उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे कौन था। और ये बात वो अपने घर वालों को जाकर बताती है, जिसके बाद सब मिताली को बहुत सुनाते हैं और उससे सवाल करते हैं। मिताली भी शर्मिंदा होकर अपना चिड़चिड़ापन जाहिर करती है और अपनी देवरानी से माफी मांगती है। और उसके बाद हमारी देवरानी का ब्यूटी पार्लर फिर से चल पड़ता है। अनाया हॉल की सफाई कर रही होती है और उसकी सास सावरी सोफे पर बैठी मजे से टीवी देखते हुए जोर से हंसती है कि तभी सफाई करते हुए अनाया की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें एक लड़का अपने घुटनों पर बैठा लड़की को गुलाब के फूलों से भरा गुलदस्ता दे रहा होता है, जिसे देखकर वो उस लड़की की जगह खुद को ख्यालों में देखने लगती है। वो ऐसे खो जाती है कि सोफा साफ करते करते गंदे कपड़े से अपनी सास का मुंह भी साफ करने लगती है। तभी उसकी सास जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे नाज बेटी, ये कौन सी सफाई कर रही है तू? ओह सॉरी सासू माँ, मैंने सोचा सोफा है। अच्छा, तो मेरा मुंह तुझे गद्देदार सोफा नजर आता है? अरे अक्ल की अंधी, होश में रहकर काम किया कर। हट, सारा मुंह गंदा कर दिया। सावरी मुंह धोने कमरे में चली जाती है। तभी अनाया खुद से बोलती है, उफ, ये कपल आपस में रोमांटिक होते हुए कितने क्यूट लगते हैं ना। काश शादी से पहले मैंने भी किसी से लव कर लिया होता तो ऐसा लम्हा मैं जी पाती, पर मेरी तो किस्मत में ही अरेंज मैरिज लिखी थी। अरे बहू, बाथरूम से तौलिया कौन चुरा ले गया? इनका तो मुझे बुलाए बिना काम ही नहीं चलता। आ रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे की तरफ चली जाती है। अनाया की अनवित से हुई अरेंज मैरिज को 6 महीने का समय गुजर गया था। उसकी अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत अरमान थे, लेकिन उसे शादी से पहले किसी से प्यार नहीं हुआ और शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों में सारे अरमान कहीं पीछे छूट गए। एक दिन वो शॉपिंग के लिए मॉल जाती है तो देखती है कि मॉल में चारों तरफ लाल रंग छाया हुआ है और मॉल को हार्ट शेप के रेड गुब्बारों से सजाया हुआ है और साथ ही एक बड़े से बैनर पर वैलेंटाइन सेल्स लिखा हुआ है, जिसे देखकर अनाया बोलती है, ओ तो इसलिए ये पूरा मॉल लाल रंग में नहाया हुआ है। वैलेंटाइन डे जो आने को है, आशिकों का दिन। सही है, अपनी तो आशिकी के दिन निकल गए, मेरा इन सब से क्या लेना देना। जिसके बाद वो शॉपिंग करके घर लौट आती है तो देखती है कि वहाँ उसकी सहेली रूपल आई हुई है। उसे देखते ही वो इतनी खुश हो जाती है कि उसे गले लगाकर बोलती है, यार रूपल, कितने दिनों बाद। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। मैं भी यार, शादी क्या हुई, तूने तो नाता ही तोड़ दिया दोस्तों से। इतनी बिजी कहाँ हो गई? हाँ कोई नहीं, दे ले ताने, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब मैं पूछूंगी। अच्छा, मैं मस्त 2 कप चाय बनाती हूँ, फिर आराम से चाय पीते हुए बातें करेंगे। नहीं, फिर कभी यार, आज मैंने राहुल को मिलने को बुलाया है। ओ तो फिर अगले वीक में कभी? अरे यार, अगले वीक वैलेंटाइन डे है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं तुझे कॉल करके बताती हूँ। बाय। जिसके बाद रूपल वहाँ से चली जाती है और सावरी चाय लेकर हॉल में आती है और रूपल को जाता देखकर बोलती है, अरे ये तो चली गई, कैसी सहेली है तू, चाय तो पिला देती है उसको। उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था इसलिए चली गई। ये कैसी दोस्ती है, बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सहेली को छोड़कर चली गई। ओहो सासू माँ, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इस वक्त सारे कपल्स एक दूसरे के साथ ही समय बिताते हैं और वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताते हैं। क्या बात है, बड़ा खुश होकर बता रही है मुझे। ये सब शादी से पहले तू भी मनाती थी क्या, आशिकों का त्योहार? मनाने की तो बहुत तमन्ना थी और अब भी है, पर आपको किस मुँह से बोलूं? क्या फुसफुसा रही है? वो सासू माँ, मैं क्या कह रही थी कि मुझे भी। आए हाय, तेरी बातों के चक्कर में मेरी अच्छी खासी चाय ठंडी हो गई, जा इसे गर्म तो कर ला। हाँ लाती हूँ। और इस तरह अनाया जो कहना चाहती थी वो कह ही नहीं पाती। रात होती है और खाने के बाद जब अनवेद कमरे में आता है तो अनाया मन में बोलती है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने से पहले अपने वैलेंटाइन को तो मना लूं। ए जी सुनिए ना,
हाँ बोलो। 14 फरवरी को आप फ्री तो होंगे ना? 14 फरवरी? नहीं, क्यों, क्या काम है? अच्छा, तो क्या उस दिन आप घर जल्दी आ सकते हैं मेरे लिए? अरे पर उस दिन ऐसा क्या खास है जो मुझे जल्दी आना पड़ेगा? देखो, कोई जरूरी काम होगा तो ही कहना, मुझे फोकट में छुट्टी करना पसंद नहीं है। वाह, कैसे पति हैं आप। यहाँ मैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आपके साथ सेलिब्रेट करने को लेकर मरी जा रही हूँ, और आप हैं कि मेरे लिए छुट्टी तो दूर, घर जल्दी आना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वैलेंटाइन डे? अरे अनाया, हम पति पत्नी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं जो वैलेंटाइन डे मनाते फिरें। अरे वैलेंटाइन डे तो प्यार करने वालों का दिन होता है। अब कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। अरे यार, करता हूँ लेकिन। हाँ, प्यार करते हैं लेकिन वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि शादीशुदा लोगों के वैलेंटाइन डे मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है ना। हाँ। इतना बोलकर वो गुस्से में सो जाती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर अनाया गुस्से से जोर जोर से बर्तन पटक रही होती है। तभी उसे ऐसा करता देखकर उसकी सास बोलती है, अरे कौन से दौरे पड़ रहे हैं तुझे जो बर्तन बजा रही है? अनाया, रात की बात को लेकर अभी तक गुस्सा हो क्या? अरे क्या हो गया, मुझे भी तो बता दे। कुछ नहीं माँ, वो कुछ नहीं? हाँ हाँ, मेरी बातें कुछ हो भी कैसे सकती हैं। सही कहते हैं लोग, शादी मतलब बर्बादी। शादी के बाद तो अरमान किसी नदी नाले में बहा दो, है ना? कुछ नहीं तो ऐसे कह रहे हैं जनाब। सासू माँ, मैं बताती हूँ। मैंने अपने पति यानी आपके बेटे से कहा कि मुझे वैलेंटाइन डे मनाना है, तो कहते पति पत्नी का वैलेंटाइन डे से क्या लेना देना। वही दिन जिसके बारे में तुम मुझे कल बता रही थी। अरे तो गलत क्या कहा इसने, और ये सब ना समझो के चोचले होते हैं। तू समझदार होकर फालतू में क्यों मुंह फुलाए बैठी है इस बात पर? मतलब मेरी तो कोई बात माननी ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो पड़ी ही नहीं है किसी को। आप लोग मुझे एक खुशी भी नहीं दे सकते। अरे इतनी हाइपर क्यों हो रही है? चल पहले खाना खा ले, भूख नहीं है मुझे, आप लोग खा लीजिए। तभी वो वहाँ से चली जाती है और अपनी वैलेंटाइन डे मनाने की बात को लेकर जो बातें अन्वित और सावी कहते हैं उनसे वो दुखी हो जाती है, जिसके बाद से वो चुपचाप घर के काम करती है। समय बीतता है और वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फेब आता है। जैसे ही अनाया सोकर उठती है, पंखा अपने आप चालू हो जाता है और अनाया पर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होती है। तभी वो स्माइल करते हुए बोलती है, ये क्या था? सुबह सुबह मुझ पर फूलों की बारिश, कहीं ये इन्होंने तो। अनाया यार, मेरी शर्ट कहाँ है और नाश्ता कब बनेगा? हाँ नहीं, ये तो बस एक के बाद एक काम बरसा सकते हैं, फूल नहीं। चिंता मत करो, ऑफिस जाने से पहले मिल जाएगा खाना। जिसके बाद फ्रेश होकर वो जैसे ही किचन में पहुंचती है तो उसकी सास जोर जोर से सीटी बजाते हुए बोलती है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। वो हैप्पी वैलेंटाइन डे होता है सासू माँ। अरे वो मैं क्या जानूँ, मेरे लिए तो हर दिन हैप्पी वाला डे होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए हर डे हैप्पी डे और मेरे लिए वैलेंटाइन डे भी नॉर्मल डे। हटिए, नाश्ता बनाना है। जिसके बाद वो नाश्ता बनाने लगती है। दोपहर को वो टीवी देख रही होती है तो उसकी सास एक सुंदर सी साड़ी लेकर उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, ये साड़ी मैंने तेरे लिए खरीदी थी बहुत पहले, जरा पहन कर तो दिखा मुझे। वो बिना कुछ कहे साड़ी पहन कर आती है और बोलती है, लो सासू माँ, पहन ली। अरे वाह, ये तो बड़ी जच रही है। अब साड़ी पहन ही ली है तो जरा मार्केट हुआ, राशन खत्म हो गया है ना घर में। वो सांवरी की बात सुनकर थैला उठाए मार्केट के लिए निकल जाती है। कुछ दूर पहुंचने पर उसे अन्वित पीछे से आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तभी वो बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? डरो मत, कोई अनजान नहीं, तुम्हारा पति ही हूँ जान। आप यहाँ कैसे, और ये पट्टी क्यों बांधी है? बस मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़े उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां अन्वित ने वैलेंटाइन डे के लिए रिजर्वेशन करके डेकोरेशन की होती है। तभी वो उसकी आंखों से पट्टी हटाता है और घुटनों पर बैठे गुलाब का गुलदस्ता लिए बोलता है, तो मेरी वैलेंटाइन, कैसा लगा सरप्राइज? ये सब आपने मेरे लिए कब कैसे किया? मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। तुम्हें खुश करने के लिए ही तो इतना खर्च किया है, ये सब प्लान किया मैंने।
मतलब सुबह फूलों की बारिश करने वाले आप ही थे और किचन में सासू माँ मुझे हैप्पी वैलेंटाइन डे कह रही थी और इसलिए उन्होंने मुझे ये नई साड़ी पहनकर मार्केट जाने को कहा। ओह माय गॉड, मेरा वैलेंटाइन डे इतना खास होगा मैंने सोचा भी नहीं था। खुश होकर वो अन्वित के गले लग जाती है। दोनों कपल डांस करते हैं और साथ में रोमांटिक डिनर करते हैं और आखिर में एक दूसरे के करीब आकर किस करते हैं। और इस तरह अनाया शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करती है। साजन मंडप पे बैठा अपनी दुल्हन याशिका के ख्यालों में खोया मन ही मन में खुद से बोलता है, आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं और याशिका शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस दिन का इंतजार मुझे कब से था, अब बस जल्दी से ये सारी रस्में हो जाएं। साजन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी याशिका की माँ उसे मंडप में लेके आती है, जिसके बाद सारे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी संपन्न होती है। और जब विदाई होती है तो याशिका की माँ गुंजन जोर जोर से रोते हुए याशिका को पकड़कर बोलती है, बचपन से लेके आज तक मैंने कभी तुझे अकेला ही नहीं छोड़ा और तू मुझे अकेला छोड़कर जा रही है, मैं कैसे रहूंगी मेरी बच्ची। माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, पर शादी के बाद तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है ना। आप चिंता मत करो, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगी। हाँ, तेरे पापा तो मुझे काम के लिए छोड़ गए और अब तू भी चली जाएगी। काश कि मैं तेरे साथ हमेशा रह सकती, पर मेरी जिंदगी तो अब ऐसे ही तन्हा कटेगी, कोई नहीं रोक सकता इसे। अपनी सास का ये नाटक देखकर साजन मुंह बनाते हुए बोलता है, ये बुढ़िया तो ऐसे रो रही है जैसे दुनिया में बस इन्हीं की बेटी ससुराल जा रही हो। सासू माँ, आप रो क्यों रही हैं? याशिका कौन सा आपसे कोसों दूर जा रही है? यहीं बस आधे घंटे की दूरी पर तो मेरा घर है, जब मन करे आ जाइएगा। साजन, मुझसे माँ के ये आंसू देखे नहीं जाते, क्या हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते प्लीज? ये सुनकर गुंजन और जोर जोर से रोने लगती है और उसे यूं रोता देखकर याशिका भी रोने लगती है। और उन दोनों माँ बेटी को यूं दहाड़े मारकर रोता देखकर साजन को पत्नी के साथ साथ अपनी सास का गृह प्रवेश भी घर पर कराना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन साजन याशिका के साथ हनीमून के लिए निकलने वाला होता है कि तभी सामने से अपनी सास को बड़ा सा बैग लिए खड़ा देखकर बोलता है, सासू माँ, आप अपने घर वापस जा रही हैं क्या? सही है, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा, चलिए। अरे भला मैं क्यों घर जाने लगी, मैं तो तुम दोनों के साथ जा रही हूँ। क्यों याशिका बेटी? हाँ जी, माँ हमारे साथ चल रही है। तुम्हारी माँ को कबाब में हड्डी बनने का शौक बचपन से था या ससुर जी के दूर जाने के बाद से ये बोरा गई हैं? अरे भला ये हमारे हनीमून पर क्या करेंगी? अरे तो मैं क्या करती, अब माँ का बहुत मन था घूमने का, वो बार बार बोल रही थी तो मैं मना नहीं कर पाई। ये सुनकर साजन की सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है, जिसके बाद वो अपना फोन लेकर किसी से बात करने का नाटक करते हुए बोलता है, क्या अभी? पर ठीक है, मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। क्या हुआ जी, किसका फोन था? कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी आशिका, बॉस का कॉल था, अचानक से कोई मीटिंग आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। पर ऐसे कैसे दामाद जी, हमें तो घूमने जाना है। साजन अपनी सास की बात सुने बिना ही जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अपनी सास की वजह से साजन याशिका के साथ अकेले में टाइम नहीं बिता पाता। ऐसे ही एक दिन वो देर रात को घर आता है और फ्रेश होकर अपने कमरे में जाता है, जहाँ बेड पर कोई चादर तान के सो रहा होता है, जिसे याशिका समझकर वो बोलता है, लगता है आज मैं याशिका के साथ रोमांटिक रात के मजे ले पाऊंगा। अब तक तो सासू माँ भी घोड़े बेचकर सो गई होंगी। थैंक यू गॉड, मुझे थोड़ी सी खुशी देने के लिए। इतना बोलकर वो उसके पास जाता है और उससे लिपटकर बड़े ही प्यार से बोलता है, जान तुम सो गई क्या? अरे याशिका, न्यू वेडिंग कपल इतनी जल्दी थोड़ी सोते हैं। चलो अब उठ जाओ और मुझे एक स्वीट और टाइट सा हग दे दो। जान जान उठो भी। इतना बोलकर वो चादर हटाता है और वहाँ अपनी सास को देखकर हैरानी से गिर जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आप सासू माँ मेरे कमरे में मेरे बेड पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर याशिका भी कमरे में जाती है और साजन को जमीन पर पड़ा देखकर बोलती है, जी क्या हो गया? आप इतने जोर से क्यों चिल्लाए और ये जमीन पे क्यों सो रहे हैं? पहले तुम ये बताओ सासू माँ हमारे कमरे में क्या कर रही हैं?
अरे वो माँ के कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था और बिना एसी के उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो मेरे कमरे में सो रही थी। इतने में गुंजन भी उबासी लेते हुए उठ जाती है और बोलती है, अरे याशिका, तू यहाँ और दामाद जी जमीन पे बैठकर क्या ढूंढ रहे हैं? खैर छोड़ो, अभी जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे कस के पकड़ लिया हो और मुझसे बोलने लगा कि जान, हग वगैरह ऐसा कुछ। सासू माँ, शायद आप सपना देख रही होंगी। जिसके बाद साजन और याशिका वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन साजन अपने ऑफिस के कैबिन में सो रहा होता है। तभी वहाँ उसका दोस्त नवीन आकर उसके सर पर मारते हुए बोलता है, अबे साले, रात में कौन सा जगराता करता है जो ऑफिस के टाइम पर भी कराटे मार रहा है? अरे यार सोने दे, घर में वो बुढ़िया सोने नहीं देती, यहाँ तू परेशान कर रहा है। साला जब से शादी हुई है जिंदगी के तो लग रखे हैं। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? अरे मेरी सास। लोगों को शादी में दहेज, बंगला, गाड़ी, कैश, कपड़े, न जाने क्या क्या मिलता है, पर मुझे दहेज में ये सब छोड़कर सास मिली है जिसने मेरी रोमांटिक लाइफ की ऐसी की तैसी कर रखी है। और कल तो बुढ़िया जाकर मेरे बेडरूम में सो गई और मैं हॉल में पंखे की हवा में करवटें ही बदलता रहा। ये सास नाम की बला इतनी खतरनाक होती है क्या? बेटा एक दिन मेरे घर में रहकर देख, पागल होकर अपना सर न खुजाने लगे तो बोलियो चल अब जा, काम भी करना है वरना बॉस की भी सुननी पड़ेगी। जिसके बाद नवीन वहाँ से चला जाता है और साजन अपना काम खत्म करके शाम को जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी सास सोफे पर लेटी हुई है और याशिका उसके पास बैठी है। ऐसे देखकर साजन खुद से बोलता है, कहीं सासू माँ अपनी आखिरी सांसें तो नहीं गिन रही? ये भगवान तो इतना दयालु नहीं हो सकता। आप आ गए? हाँ, ये सासू माँ को क्या हुआ? वो ऐसी क्यों लेटी हुई हैं? क्या बताऊं दामाद जी, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, उल्टी भी करने का मन कर रहा है। अरे बधाई हो याशिका, तुम्हारा भाई या बहन जल्द ही आने वाला है। क्या जी, आपको माँ की ये हालत देखकर मजाक सूझ रहा है? क्या दामाद जी, आप भी ना बड़े मजाकिया हो। उम्र तो नानी बनने की है, आप माँ बनने की बात कर रहे हो। पर आप ऐसे ही इस घर में पड़ी रही ना तो नानी भी नहीं बन पाएगी। हाँ ये तो सही कहा आपने, अगर ज्यादा ही बेचैनी हो रही है तो डॉक्टर को बुला लेता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। जरूरत तो आपकी भी नहीं है, जैसा आप ठीक समझे। इतना कहकर साजन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद याशिका अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी वहाँ गुंजन आकर उससे बोलती है, बेटी अब तो लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। माँ आप ये क्या कह रही है? आप तो हमेशा मेरे साथ रहने वाली थी ना फिर? अरे बेटी, तेरे मोह में मैं तेरे ससुराल में इतने दिन तो रुक गई, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी तो तू मुझे नानी कैसे बनाएगी? जिसके बाद अगले दिन गुंजन अपना सामान लेकर हॉल में आती है। साजन उसके सामान को देखकर बोलता है, क्या बात है सासू माँ, कहीं आप हरिद्वार तो नहीं जा रही? ऐसा ही समझ लीजिए दामाद जी, अब आपको और मुझे इस घर में झेलना नहीं पड़ेगा। सासू माँ, आपके कहने का वही मतलब है ना जो मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल दामाद जी। माँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? नहीं आशिका, अब तुम कोई नौटंकी करके सासू माँ को मत रोक लेना, इससे पहले सासू माँ का मन पलटी खा ले। मैं ही इनको घर तक छोड़ाता हूँ। चलिए चलिए सासू माँ, मैं आपको ड्रॉप कराता हूँ। हाँ हाँ दामाद जी, थोड़ा सब्र रखिए, कम से कम अपनी बेटी को गले तो लगाने दीजिए। जिसके बाद गुंजन याशिका को गले लगा लेती है और साजन उसके पैर छूता है। जिसके बाद साजन गुंजन का सामान लेता है और अपनी सास को वापस भेजने के लिए उसके साथ चला जाता है।